हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है 71वीं बीपीएससी को लेकर के बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग जो कर रहे हैं वो करंट अफेयर बूस्टर कर रहे हैं। करंट अफेयर बूस्टर जो खान सर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। हाँ, ये अलग बात है कि ये कंटेंट जो आपको मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके संस्थान की जो एप्लीकेशन है, जो उनका बैच है, जो आपके लिए उस बैच के लिए आप कुछ मूल्य चुकाने पड़ते हैं, ठीक है, उसमें ये कंटेंट जरूर मिलता है और ये 71वें बीपीएससी को टारगेट करते हुए बनाया गया है। इसी क्रम में हम आपके साथ नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इन सब से संबंधित प्रश्न जो था, जो कंटेंट था खान सर के द्वारा इस मैगजीन में प्रकाशित, वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसका वीडियो जो है तकरीबन 3.25 घंटा का, यानी 3 घंटा 48 या 49 मिनट के आसपास बना हुआ है। हम लोग आज जो करेंगे वो करेंगे बिहार करंट अफेयर। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग आज? करेंगे बिहार करंट अफेयर। और बीपीएससी एग्जाम में बिहार करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। और करंट अफेयर से टोटल ऑल ओवर देखें तो 28 to 30 यानी कि 28 से 30 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर से मिल ही जाते हैं। और हम आज जो करेंगे अभी वो करेंगे बिहार विशेष। और बिहार विशेष में पहले करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण। और आर्थिक सर्वेक्षण में आपको देखिएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये ऐसा सेक्शन है कि यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। तो आइए देखते हैं हम आर्थिक सर्वेक्षण पहले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कहता है 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी, वर्तमान मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी कितना रहा? तो वो रहा 8,54,449 करोड़ रुपए, जो 14.5% की वृद्धि को दर्शाती है। ठीक है, देखिए ये तो डाटा हमारा कि 8,54,429 करोड़ रुपए जो है के साथ जो बिहार का जीएसडीपी जो है, जो देखने में तो 14.5% की वृद्धि को दर्शाया है। लेकिन ये जीएसडीपी है क्या? हम इस कंटेंट पे थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जीएसडीपी क्या है? इसको बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल राज घरेलू उत्पाद। आप सकल घरेलू उत्पाद आप समझते होंगे, जिसको जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होता है कि एक देश के, हम जीडीपी बता रहे हैं कि जीएसडीपी बता रहे हैं। ठीक है, तो जीडीपी होता है एक देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक निश्चित समय अवधि में, और उस समय अवधि क्या होता है? मतलब 1 साल होता है। ठीक है, तो एक देश के भीतर एक निश्चित समय अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वो जीडीपी होता है। तो उसी क्रम में आप देखें तो ये पूछा स्टेट, यानी कि एक राज्य के विषय में। तो एक राज्य के भीतर या किसी राज्य के भौगोलिक सीमा के भीतर 1 वर्ष के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है वो क्या होता है? हमारा जीएसडीपी, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है, ये जो है सकल घरेलू राज्य उत्पाद जो है, ये जो है किसी राज्य के आर्थिक प्रदर्शन और उसके स्वास्थ्य को मापने का महत्वपूर्ण संकेतक होता है कि राज्य कितना डेवलप कर रहा है। आखिर इसमें क्या बताया आपको कि बिहार जो है 14.5% के साथ एक ग्रोथ कर रहा है। तो क्या बताया? उसके आंकड़ा को प्रदर्शित किया है। ठीक है, और इसमें है कि बिहार अपना राज्य जो है कितना समृद्ध हुआ, कितना विकसित हुआ, इन चीज़ को मापने में मदद मिलती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो 2023-24 में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी, ठीक है, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना को दर्शाता है? ये था 4 लाख कितना? तो 4,64,540 करोड़ रुपए था, जो कि 9.2 की वृद्धि को दर्शाता है। तो आपको यही याद रखना है, स्थिर मूल्य पर कितना दर्शाया है राज्य का जीएसडीपी? तो हो गया 9.2, और वर्तमान मूल्य पर कितना दर्शाया है? तो 14.5% को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि इस डेटा का मतलब नहीं है कि कितना करोड़ रुपए, जो वृद्धि दर है उस चीज़ को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम। इसमें कहता है कि 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 66,828 रुपये, जो कितना वृद्धि दर्शाता है? तो ये दर्शाता है 12.8% को वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, अब वो तो था प्रति व्यक्ति आय, तो सकल घरेलू उत्पाद, यह प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, कितना है प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर? तो 12.8%।
वहीं प्रति व्यक्ति आय को देखें हम स्थिर मूल्य पर, तो कितना है स्थिर मूल्य पर, तो है 36,333 रुपये, जो कि परसेंटेज में देखें हम तो कितना परसेंट वृद्धि है, तो वो करता है 7.6% वृद्धि दिखाता है। देखिए सकल राज्य घरेलू उत्पादन यानी कि HDGP में वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो 14.5 है, और स्थिर मूल्य पर कितना है HDGP, तो वो है 9.2 है। वही प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर देखें हम तो 12.8 है, और स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय देखें राज्य का तो वो कितना है 7.6 है। अब आगे बात करते हैं हम स्थिर मूल्य पर 2023-24 के बिहार में GSVA, ठीक है, क्या एक टर्म यहाँ पे है GSVA, यानी कि स्टेट यानी कि जो राज्य का है तो होता है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी कि सकल राज्य मूल्यवर्धन, ठीक है, क्या बोल रहा है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, यानी कि सकल राज्य घरेलू मूल्यवर्धन। तो एक क्या है, अब ये देखते हैं क्या है कि किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न क्षेत्र, तो क्षेत्र कितने प्रकार के हैं, अर्थव्यवस्था क्षेत्र है 3 प्रकार के, प्राथमिक द्वितीय और तृतीयक, ठीक है। तो इसमें कहता है कि किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग और सेवा, कृषि हमारा प्राथमिक हो गया, उद्योग हमारा द्वितीयक हो गया, और सेवा हमारा तृतीयक हो गया, ठीक है। तो यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक द्वारा कुल जो तृतीयक द्वारा उत्पादन जो है कुल मूल्य की गणना करता है। जीडीपी जो है प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर में जो उत्पादन होता है उनके मूल्य को गणना करता है, ठीक है, जिससे क्या पता चलता है उस राज्य की आर्थिक विकास को दर्शाता है ये। तो ये हमारा जीवीए हो गया, यानी कि GSVA होगा। तो इसमें देखिए 2023-24 के स्थिर मूल्य पर बिहार का GSVA कितना है, प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी देखें हम तो देखिए कितना है 20%, और प्राथमिक क्षेत्र में क्या था हमारा कृषि आ जाएगा, वानिकी आ जाएगा, मत्स्य आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, ठीक है, खनन आ जाएगा, इस हमारा प्राथमिक सेक्टर है, जिसमें फसल का योगदान 9.9% यानी कि 9.9% है। पशुपालन का योगदान कितना है, तो 6.3% है, ठीक है। तो ये हमारा प्राथमिक सेक्टर का हो गया। हमने पहले ही कहा कि किसी अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कृषि, उद्योग और सेवा, इन तीनों में जो उत्पादन होता है उनका कुल मूल्य को मापता है। तो आप देखें कृषि के क्षेत्र में जो मूल्य का निर्धारण किया, कितना किया है, तो इसके अंतर्गत 20% हो गया हमारा टोटल प्राथमिक सेक्टर में। तो प्राथमिक सेक्टर में आप देखेंगे हम तो कितना है फसल में, तो 9.9% है। वही पशुपालन में कितना है 6.3% है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, तो हम करते हैं स्थिर मूल्य पर द्वितीयक सेक्टर का योगदान, ठीक है, कितना किसका, तो प्राथमिक देख लिया हम, अब देखें सेकेंडरी सेक्टर का, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए में कितना योगदान है बिहार का, तो है 21% है, कितना है 21% है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र, किसका विनिर्माण क्षेत्र, तो विनिर्माण क्षेत्र कितना है, तो 7.6%, और निर्माण क्षेत्र तो कितना है, वो है 11.3%। अब यहाँ दो टर्म है निर्माण और विनिर्माण, ठीक है। तो निर्माण किसे कहते हैं, विनिर्माण किसे कहते हैं। निर्माण को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, और एक होता है ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जिससे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, निर्माण का मतलब होता है किसी चीज़ का एक बिल्डिंग खड़ा करना है, तो हम उससे जड़ से लेकर के यानी कि फाउंडेशन जो बांधेंगे हम वहाँ से लेकर के और अंतिम तक, यानी कि एक बिल्डिंग बनाना है तो सारा प्रोसेस होगा शुरू से लेकर अंतिम तक। लेकिन वही विनिर्माण यानी कि उसको क्या किया जाएगा, मरम्मत किया जाएगा, मरम्मत को बोलते हैं हम लोग विनिर्माण। जैसे एक पुल बनाना है किसी नदी पे, तो नदी के दोनों किनारों का जब तक मिलाने जाए मिलाते हैं तो वो पुल बनता है, ठीक है। तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो मिलाया गया वो पुल बना या बांध बना, लेकिन वो टूटेगा फूटेगा, ठीक है। तो उसके जो मरम्मत में जो खर्च आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, विनिर्माण, ठीक है। तो विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए का योगदान देखें बिहार में कितना है, तो 7.9% है, और निर्माण क्षेत्र में कितना है 11.3% है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और कुछ चीज़ को शॉर्ट में निकलते चले जाएंगे, क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण है और इसमें बहुत सा उलझन होता है, ठीक है। तो आपके रिकॉल के लिए सबसे आसान क्या करते हैं, हम एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। तो जीएसडीपी में स्थिर मूल्य पर कितना है 14.5% है, स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी कितना है 9.2% है, ठीक है। अब प्रति व्यक्ति बिहार का आय जो है स्थिर मूल्य पर कितना है, तो स्थिर मूल्य पर हो गया हमारा
₹333। अब वृद्धि कितना हुआ इसमें, वृद्धि दर क्या है इसका, तो 7.6%। वहीं वर्तमान मूल्य पर बिहार का प्रति व्यक्ति आय देखें हम तो 66,828 रुपये है। और परसेंटेज में देखें हम कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, तो 12.8% की वृद्धि हुआ है। वहीं फिर हम बात करें तो जीवीए की बात करें, स्टेट जीवीए की बात करें हम, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में योगदान देखें तो 20% है, ठीक है। ये नहीं देखना कि फसल में कितना योगदान किया, पशुपालन में कितना किया, वो नहीं देखना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में कितना है, तो 20% है। वहीं द्वितीय क्षेत्र में कितना है, तो 21% है। अब तृतीय क्षेत्र की बात करें हम तो तृतीय क्षेत्र में जो है बिहार का जीडीपी कितना है, तो है 59%, यानी कि 69% है, जो व्यापार और मरम्मत सेवाओं का योगदान है, ठीक है। कितना है जीडीपी सेवा क्षेत्र का, तो 59% है। अब आगे बात करते हैं हम तो 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल स्थिर पूंजी निर्माण क्या है, सकल स्थिर पूंजी निर्माण, ठीक है। वर्तमान मूल्य पर बात कर रहा है सकल स्थिर पूंजी निर्माण, यानी कि CFCF, यानी कि CFC का पूरा नाम क्या हो गया, तो सकल क्या बोला है, सकल स्थिर यानी कि फिक्स, यानी कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। FC क्या हो गया, फॉर्मेशन हमारा हो गया, यानी कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी CFCF। तो इसमें तो पहले ही फिक्स कर दिया, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था में, ठीक है। अब फिक्स क्या होगा हमारा, इमारत फिक्स होगा, मशीनरी फिक्स हो गया, सड़क फिक्स हो जाएगा, ठीक है। जो अस्थायी संपत्ति जो है, जो अचल संपत्ति है, उसमें जो कुल निवेश को दर्शाता है चीज़ को, ठीक है, कि हमने कितना निवेश किया है उस चीज़ को दर्शाता है। इसमें क्या है कि CFCF में 3,986 करोड़ रुपए, जो कि GSDP का कितना परसेंट है, कुल राज्य के GDP का कितना है, तो 4.6% है, ठीक है, 4.6% है। आगे बात करें हम तो बिहार में स्थिर मूल्य पर क्षेत्रीय रोजगार हिस्सेदारी, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में 54.2%, द्वितीय क्षेत्र में 23.6% और तृतीय क्षेत्र में 22.6% है, ठीक है। कितना है, तो प्राथमिक क्षेत्र में देखें हम तो स्थिर मूल्य पर क्षेत्रीय रोजगार, तो प्राथमिक क्षेत्र में 54% यानी 14.2%, द्वितीय क्षेत्र में 23.6% और तृतीय क्षेत्र में 22.2% है। चलिए आगे हम देखते हैं, तो आगे बात करता है बिहार में मुद्रास्फीति दर, यानी कि सितंबर 2023 से सितंबर 2024, ठीक है। बिहार में मुद्रास्फीति दर को तो ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में और संयुक्त, यानी तीनों को मिला जुला क्षेत्र में हम इसके महंगाई की बात करेंगे हम, यानी कि इन्फ्लेशन की बात करें हम। तो ग्रामीण क्षेत्र में हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में है 7.6% की महंगाई है। शहरी क्षेत्र की बात करें हम तो शहरी क्षेत्र में 7.1% की है। और दोनों को मिला जुला रूप में बात करें तो कितना महंगाई है बिहार में, तो 7.5% की महंगाई है, ठीक है। पटना में 2022-23 में स्थिर मूल्य पर 1,21,396 के साथ उच्च प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। क्या बोला है, उच्च प्रति व्यक्ति, तो ये क्या है, यहाँ पे टर्म मिलता होगा GDP, यानी कि उच्च प्रति व्यक्ति GDP दर्ज की, जबकि शिवहर में सबसे कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ एक टर्म है GDP, देखिए इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे हम, ठीक है। GDP का मतलब इतना समझिए, जिस प्रकार से वहाँ से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझिए नेशनल के लिए, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझिए अब राज्य के लिए, उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट के लिए है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यानी कि ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी कि एक जिला में जितना उत्पादन हो रहा है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे, यानी कि डी से हो गया, एक डी से हो गया हमारा ग्रॉस, दूसरे डी से हो गया डिस्ट्रिक्ट, तीसरे डी से हो गया हमारा डोमेस्टिक और तीसरे प्रोडक्ट हो गया, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट में पटना का स्थान जो है सबसे ऊँच रहा, ठीक है। और इसका उत्पादन कितना रहा इसमें, तो 1,21,396 के साथ प्रति व्यक्ति में सबसे टॉप में रहा, जबकि शिवहर जो है 19,561 के साथ जो सबसे निम्न स्थान पर रहा, ठीक है। अब बात करते हैं हम बिहार सरकार का कुल व्यय 2019-20 में, बिहार सरकार का कुल व्यय जो है 2019-20 में 1.46 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 2.52 यानी कि 2.52 लाख करोड़ हो गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं तो 2023-24 में बिहार का कुल व्यय, 2023-24 में बिहार का आप कुल व्यय देखें कितना है, तो 2,52,082 करोड़, जिसमें
90,514 करोड़ रुपये राजस्व से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कितना राजस्व से प्राप्त हुआ है? 1,90,514 करोड़ राजस्व से और 61,564 करोड़ पूंजीगत व्यय प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा बिहार का कुल व्यय हो गया। तो व्यय को दो भागों में कितना, एक राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो 2023-24 में बिहार की कुल प्रति व्यक्ति कुल प्राप्तियाँ 2023-24 में बिहार की कुल प्राप्तियाँ कितना है? तो है 2,53,660 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ कितना है? तो राजस्व प्राप्तियाँ हैं 1,93,347 करोड़ रुपये। ठीक है, वहीं पूंजीगत व्यय की बात करें हम, पूंजीगत प्राप्तियाँ तो है 60,313 करोड़। तो कुल प्राप्तियाँ कितना होगा हमारा राजस्व व्यय पर? कुल प्राप्ति पर बात करें हम तो 2,53,660 करोड़ हो गया। वहीं राजस्व से प्राप्तियाँ हो गया हमारा 1,53,346। ठीक है, और पूंजीगत प्राप्तियाँ कितना होगा हमारा 60,313 करोड़। ठीक है, तो एक बार हम लोग व्यय देख लिए, एक बार हम लोग कुल प्राप्तियाँ देख लिए। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं बिहार के राजस्व खाते में 2023-24 में। ठीक है, यानी कि ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुसार देखें तो 0.3 अधिशेष दर्ज किया गया है। ठीक है, बिहार का प्राथमिक घाटा कितना है 2023-24 के अनुसार? तो 2.1% रहा है प्राथमिक घाटा। ठीक है, बिहार की कुल उधारी GDP का 7.0% थी, जिसमें सार्वजनिक ऋण चुनौती से जो रहा है ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का GDP का 2.7% रहा है। आगे बात करें हम तो बिहार का सकल राजकोषीय घाटा कितना है बिहार का? तो 35,660 करोड़ था। ठीक है, जो 2022-23 में 44,823 करोड़ से 20.4% कम है। यानी कि सकल राजकोषीय घाटा की बात करें हम तो 2022-23 से 20.4% कम। ठीक है, 22-23 में कितना था हमारा? तो था 44,823 करोड़। और वहीं 2023-24 में कितना हो गया राजकोषीय घाटा? तो हो गया 35,660 करोड़, यानी कि 20.4% कम रहा। अब बात करते हैं बिहार की 54.6% भूमि का उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि 2022-23 के अनुसार जो देखें बिहार की 54% भूमि जो है किसके लिए उपयोग आता है? तो फसल उत्पादन के उपयोग में आता है। आगे देखें तो बक्सर और भोजपुर जिले ने 2022-23 में अपने भौगोलिक क्षेत्र का 80% हिस्सा पर क्या किया है? फसल उत्पादन किया है। बक्सर और भोजपुर जिला अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र का 80% भाग पर क्या किया है? फसल का उत्पादन किया है। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप भी फास्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे बात करें हम तो 2022-23 में फसल की गहनता। ठीक है, फसल की गहनता के बारे में हम बात करें तो सुपौल में सबसे अधिक कितना 1.2% थी, 1.82। उसके बाद जहानाबाद में फसल की गहनता में देखें हम तो सुपौल नंबर 1 है और उसके बाद कौन सा है? जहानाबाद है। ठीक है, बिहार में 2023-24 में क्षेत्र के आधार पर आम सबसे महत्वपूर्ण फसल है। आम जो है सबसे महत्वपूर्ण फसल है, जिसके बाद कौन सा फसल है? केला। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें हम तो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण फसल आम हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? केला हो गया। वहीं आगे बात करें हम मखाना की बात करते हैं। देखिए, क्योंकि बिहार में मखाना बोर्ड की भी स्थापना की बात किया गया है। बिहार में कुल मखाना का 85% उत्पादन किया जाता है। ठीक है, एक होता है उत्पादक होता है, एक उत्पादन होता है। तो बिहार में मखाना उत्पादन में अब देखें तो सहरसा नंबर 1 है। ठीक है, और उत्पादक की बात करें हम तो कटिहार नंबर 1 है। ठीक है, दो टर्म होता है उत्पादक और उत्पादकता। तो उत्पादन जो होता है किसी विशेष क्षेत्र में होता है और उत्पादकता जो होता है संपूर्ण क्षेत्र को मिलाकर किया जाता है। ठीक है, तो उत्पादन में जो है कौन टॉप में है? सहरसा है। और उत्पादक में कौन है? कटिहार है। ठीक है, तो बिहार भारत में के कुल मखाना उत्पादन का बिहार जो है कितना करता है? 85%। और पूरे विश्व के कुल मखाना का भारत जो है 90% उत्पादन करता है। कितना करता है? 90%।
और मखानों को बिहार में जीआई टैग भी दिया गया है। शहद की गुणवत्ता के लिए चौथे कृषि रोडमैप और पराग योजना के तहत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया है। शहद उत्पादन के लिए, ठीक है, योजना चलाया गया है। ठीक है, कौन सा? तो पराग योजना, जिसमें मधुमक्खी पालन और शहद का उत्पादन करना है। ठीक है, आगे बात करें हम तो बिहार ने सब्जी विकास योजना के लिए 2023-24 में 130303.56 लाख टन आवंटित किया सब्जी। ठीक है, उतना मैटर मतलब नहीं बनता इसका। आगे बात करते हैं बिहार में प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र, यानी कि बिहार में प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र में एक गांव को धान के भूसे का उपयोग करके मशरूम के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब देखिए, जहाँ धान के भूसी है, मशरूम का उत्पादन कहाँ होता है? तो धान के भूसियों पर ही होता है। ठीक है, तो उसका उपयोग करके क्या करना है? मशरूम का उत्पादन करना है या उसको विकसित करना है। बिहार में बागवानी के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। सब्जी के लिए चांडी यानी कि नालंदा में है। ठीक है, बागवानी के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्र हैं। ठीक है, तो कौन है? सब्जी के लिए चंडी नालंदा में है। अब फलों के लिए देसरी जो वैशाली में है। देसरी जो वैशाली में है। अब महत्वपूर्ण फल कौन सा है? आम है और दूसरे नंबर पर केला है। आम महत्वपूर्ण फल, दूसरा केला। ठीक है, अब सब्जी के लिए जो उत्कृष्ट केंद्र बनाया गया है वो चंडी नालंदा में है और फल के लिए जो बनाया गया है वो है देसरी वैशाली में। ठीक है, विशिष्ट फलों को बढ़ावा देने के लिए बागवानी महोत्सव, कौन सा महोत्सव है? बागवानी महोत्सव। इसके लिए विशिष्ट फल को बढ़ावा देने के लिए बागवानी महोत्सव का आयोजन देखो जो है गांधी मैदान पटना में हुआ। गांधी मैदान पटना में हुआ। और आम महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ज्ञान भवन पटना में हुआ। ठीक है, ज्ञान भवन पटना में हुआ। मखाना महोत्सव कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। अब देखिए, ये क्या कर रहे हैं? सब फल को बढ़ावा देना है कि फल को और उत्पादित किया जाए। तो बागवानी महोत्सव गांधी मैदान, आम महोत्सव ज्ञान भवन पटना, मखाना महोत्सव बेंगलुरु। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम बिहार में पशुधन की आबादी। इसके बात करते हैं पशुधन यानी कि एग्रीकल्चर में। तो 2003 और 2019 के बीच 2003 और 19 के बीच जो है पशुधन की आबादी में जो है 35.5% की वृद्धि हुआ है, यानी कि बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 5% बढ़ा है। आगे बात करते हैं 2018-19 और 2023-24 के बीच बिहार में दूध उत्पादन में 30.9%, दूध उत्पादन में 30.9% और अंडा उत्पादन में 95.1% और मछली उत्पादन में 45% की वृद्धि हुई है। ठीक है, दूध उत्पादन में बिहार में जो वृद्धि हुआ है कितना हुआ? 30.9%, यानी कि लगभग 31%। अंडा उत्पादन में 95%, यानी कि लगभग 95% मान लेते हैं इसको। मछली उत्पादन में कितना हुआ वृद्धि? तो हुआ है 45% वृद्धि हुआ है। चलिए आगे हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री समग्र चौर विकास योजना के बारे में बात करते हैं। क्या है? मुख्यमंत्री समग्र चौर विकास योजना के बारे में बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो चौर क्षेत्रों को जलीय कृषि आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली में बदलना। ठीक है, चौर क्षेत्र को जलीय कृषि क्षेत्र के आधारित एकीकृत प्रणाली में बदलना है। ठीक है, एक शब्द आया है यहाँ, कौन सा शब्द आया है? चौर। ठीक है, आप देखें तो चौर विकास में जो है जो मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया वो कौन सा है? चौर क्षेत्र। तो चौर क्षेत्र क्या होता है? चौर क्षेत्र क्या होता है? तो एक दलदली भूमि है। ठीक है, चौर क्षेत्र जो होता है वो दलदली भूमि होता है, मतलब बारिश का पानी आया और जम गया, इस टाइप से होता है वो। ठीक है, पठारी क्षेत्रों में तालाब निर्माण योजना के तहत दक्षिण बिहार की अनुसूचित जनजाति के मछली पालकों को 80% सब्सिडी का 80% सब्सिडी दिया जा रहा है। किसको? जो पठारी क्षेत्र में तालाब योजना के तहत जो दक्षिण बिहार में अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो मछली पालन में इन लोगों को 80% की क्या मिलेगा? सब्सिडी मिलेगा मछली पालन में। तो बिहार ने कृषि यंत्रीकरण के लिए 2023-24 में 11,900 लाख स्वीकृत किया है। किसमें? कृषि यंत्र में, यानी कि बिहार जो है कृषि पे फोकस कर रहा है। तो कृषि यंत्रीकरण के लिए 11,900 लाख की स्वीकृति किया है। बिहार के कारखानों में स्थिर पूंजी, यानी कि 2022-23 में बिहार के कारखानों में स्थिर पूंजी 31,950 करोड़ रुपए थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 60% अधिक थी।
भारत की कुल अचल पूंजी में बिहार की हिस्सेदारी कितना है 2021-22 में 0.54 से बढ़कर 22-23 में 0.78 हो गई है। अचल पूंजी में बिहार की हिस्सेदारी बात करें हम तो 2021-22 के अनुसार 2022-23 में कितना बढ़ गया है 0.78% बढ़ गया, इतना बढ़ के हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार के दैनिक दूध संग्रह। बिहार के दैनिक दूध संग्रह 2022-23 में कितना है तो 16,62,000 किलोग्राम। कितना 16,62,000 किलोग्राम से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया 23,05,100 किलोग्राम हो गया। 23,05,100 किलोग्राम हुआ। तो इतना डाटा याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना रखना है कि 2022-23 के अनुसार 2023-24 में दूध संग्रह में बिहार जो है 38.7% की वृद्धि किया है। कितना किया है 38.7% की वृद्धि किया है। आगे हम बात करेंगे बिहार के बारे में कि 2023-24 और 2000 के तहत यानी देखें 2023-24 के बीच यानी कि 2022-23 और 23-24 के बीच तसर के कच्चे रेशम का उत्पादन 18%, कच्चे रेशम का उत्पादन कितना 18% और अरंडी यानी कि एरी से 15% बढ़ी है। कितना 15% बढ़ गया है। बिहार में खनिजों से राजस्व जो है 3,114.79 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष में 14% अधिक था। ठीक है, अब पर्यटन की बात करें हम तो 2023 में बिहार में पर्यटकों की संख्या कितना रहा है तो 821.33 लाख रही है। 821.33 लाख रही है बिहार में पर्यटकों की संख्या। बिहार पर्यटन विभाग के लिए बजट आवंटन यानी कि 2023 में बिहार पर्यटन विभाग के लिए बजट आवंटन जो हुआ है 339.15 करोड़ हुआ है। कितना हुआ है 339.15 करोड़ हुआ है। बिहार में श्रम भागीदारी दर पुरुषों के लिए 78.5%, महिलाओं के लिए कितना हो गया है 32%, समग्र रूप से 55% रहा है। क्या रहा है श्रम भागीदारी बल कितना रहा है तो टोटल रहा है 55% और पुरुषों के लिए रहा है 78.5% और महिलाओं के लिए है 32% रहा है। आगे हम बात करते हैं तो बाल श्रम पुनर्निवास निगरानी के लिए उन्नत बाल श्रम ट्रैकिंग प्रणाली और धावा दल ऐप शुरू किया गया। कौन सा यानी कि बाल श्रम पुनर्निवास निगरानी के लिए उन्नत बाल श्रम ट्रैकिंग प्रणाली और धावा दल ऐप शुरू किया गया है। जो डाटा था वो डाटा अब खत्म होने को चला है। ठीक है, अब आपको नॉर्मल कंटेंट मिलेंगे। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना। ठीक है, कौन सा है अब कुछ योजना मिलेगा आपको इसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना 2024। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है बाढ़ प्रभावित और संपर्क विहीन क्षेत्रों में पुल का निर्माण और मरम्मत करना। उद्देश्य क्या होगा इसका तो बाढ़ प्रभावित और संपर्क विहीन क्षेत्रों में पुल का निर्माण और मरम्मत करना। मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना। कौन सा है मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024। ठीक है, तो भारी हल्के और तिपहिया वाहन यानी कि 3 पहिया वाहनों के चालकों की कल्याणकारी लाभ प्रदान करना। इसके लिए यानी कि जो ड्राइवर है उनके कल्याण से संबंधित है मुख्यमंत्री चालक वाहन कल्याण योजना। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, इसका उद्देश्य की बात करें हम, उद्देश्य है दूर दराज क्षेत्रों में जन परिवहन की सुविधा प्रदान करना है। क्या है दूर दराज क्षेत्रों में जन परिवहन की सुविधा प्रदान करना है। चक्र ऐप का उपयोग बिहार STF द्वारा आपराधिक पंजीकरण और खोज के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है आपराधिक पंजीकरण और उससे खोज के लिए किया जाता है। किसका चक्र ऐप। अगला है ERSS डायल यानी कि 112 पूरे बिहार में 24/7 आपातकालीन सेवा प्रदान करता है। कौन सा नंबर है पूरे बिहार में तो 112 नंबर आप सभी भी डायल कर सकते हैं। इमरजेंसी सेवा जो है यानी आपातकालीन सेवा वो आपको 24 घंटा उपलब्ध होता है। सुरक्षित सफर सुविधा योजना। कौन सा है सुरक्षित सफर सुविधा योजना यानी 2.0 के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा का सुनिश्चित करता है। कौन सा ऐप है तो सुरक्षित सफर सुविधा ऐप यानी ERSS 2.0 जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित यात्रा का प्रबंधन करता है।
बिहार में जो ट्रैफिक पे जो कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा, वो किसके द्वारा बनाया गया है? और टिस्को के द्वारा बनाया गया है। टिस्को यानी टाटा टिस्को। अनुरक्षण ऐप कौन सा है? अनुरक्षण ऐप बिहार में सड़क रखरखाव के लिए, यानी कि बिहार ग्रामीण सड़क रखरखाव 2018 के तहत ग्रामीण सड़क परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना है इसके तहत, ठीक है। किसके तहत? अनुरक्षण ऐप के तहत। अब है बिहान ऐप। बिहान का संबंध किससे है? फसल से होगा, ठीक है। तो फसल लक्ष्य, कीट घटना, कीटनाशक उपयोग और बाजार कीमतों पर नजर रखता है। कौन? तो बिहान ऐप किस पर रखता है? फसल लक्ष्य, कीट घटना, कीटनाशकों का उपयोग और बाजार कीमतों पर नजर रखता है बिहान ऐप। अगला है ई सुविधा पोर्टल। ई सुविधा पोर्टल। अब ई सुविधा क्या है? ई सुविधा पोर्टल है जो पेंशन भोगियों का डाटाबेस बनाए रखता है और डीबीटी की सुविधा प्रदान करता है। क्या करता है? डीबीटी की सुविधा प्रदान करता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। हम आंगनवाड़ी केंद्र में निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों द्वारा आंगनवाड़ी ऐप का उपयोग किया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों के लिए एक आंगनवाड़ी ऐप का इस्तेमाल किया गया है, उपयोग किया गया है। आगे है ई सुविधा पोर्टल। कौन सा? ई सुविधा पोर्टल मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना। एक ई सुविधा कौन सा था? जो पेंशन भोगी वाला था, इसका संबंध भी उसी से है, ठीक है। पारिवारिक लाभ योजना का तहत भुगतान प्रक्रिया करता है, ठीक है। BFI QR ऐप कौन है? BFI QR ऐप। इसमें क्या है? बाढ़ और सिंचाई प्रबंधन का डेटा प्रदान करता है। कौन? बाढ़ और सिंचाई प्रबंधन का डेटा करता है प्रदान। कौन? BFI QR ऐप, ठीक है। आगे है बिहार के बिजली क्षेत्र में AT&C बिजली क्षेत्र में घाटा 2012-13 में 45.14% से घटकर 2023-24 में कितना हो गया है? 21% हो गया। कितना हो गया है? 21.7% हो गया है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता हम बात करें 2012-13 के अनुसार 134 किलोवाट प्रति घंटा, 134 किलोवाट प्रति घंटा से बढ़कर जो 2023-24 में 366 किलोवाट जो है प्रति घंटा हो गया। कितना हो गया है? 366 किलोवाट प्रति घंटा हो गया है। आगे हम बात करें तो बक्सर विद्युत परियोजना की यूनिट 1 के 2024-25 में और यूनिट 2 25-26 में चालू होने की उम्मीद है। बांका जिले में 4000 मेगावाट की, कहाँ? बांका जिले में 4000 मेगावाट की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की प्रस्तुति किया गया। कितना का? 4000 मेगावाट का। आगे है तो बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन का लक्ष्य, बिहार में किसका? तो जल जीवन हरियाली मिशन का लक्ष्य 150 से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है। कितना है? सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है। कितना? 150 से 200 मेगावाट उत्पन्न करना है, जिसमें 50 मेगावाट चालू हो चुकी है। 50 मेगावाट चालू हो गया। आगे है बिहार सरकार निकट भविष्य में 1 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना बना रहा है, ठीक है। बिहार में जीविका नेटवर्क में 1063.5 हजार स्वयं सहायता समूह और 71.1 हजार ग्राम संगठन है। बिहार में जीविका के अंतर्गत 46,900 करोड़ रुपए बैंक ऋण दिया गया है। जीविका के अंतर्गत 46,900 करोड़ रुपए बैंक को दिया गया है। आगे बात करें तो आगे है सतत जीविकोपार्जन योजना। कौन सा है? सतत जीविकोपार्जन योजना। कितना है? तो ये है सतत जीविकोपार्जन योजना में तो 2,01,218 परिवार को आय सृजित करने में प्रशिक्षित करना है। इस मतलब नहीं बनता है, ठीक है। 2023-24 में ग्राम पंचायत से 73.8 जिला परिषदों ने 13.8 और पंचायती समितियों ने 13.2% धनराशि का उपयोग किया है। आगे है LAEO, ठीक है, के तहत पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए कितना? पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए 2023-24 में 1,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। कितना किया गया है? 1,000 करोड़, ठीक है। बिहार में शहरीकरण की दर
11.3 है। ये 2011 जनगणना के अनुसार है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर औसत क्या है इसका 31.2 है। बिहार की बात करें हम तो शहरीकरण कितना है 11.2 है, सॉरी 3 है, और राष्ट्रीय में बात करें हम तो 21.2 है। एक मिनट, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। तो कहा गया है शहरी विकास विभाग का बजट, ठीक है, इसका शहरी विकास विभाग का बजट 2019-20 में 3,587.6 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में कितना हो गया 11,742.6 करोड़ हो गया। कितना हो गया है 3,587.6 करोड़ से बढ़कर के 11,742.6 करोड़ हो गया है। बिहार में ग्राहक सेवा केंद्र यानी कि सीएसपी, बिहार में सीएसपी 2020 में कितना सीएसपी था तो 20,994 से बढ़ करके 2024 में 57,589 हो गया है सीएसपी, ठीक है। सीएसपी क्या है जो बैंक न जा करके निजी केंद्र से ही बैंक के द्वारा ही संचालित किया जाता है, उससे हम पैसे का निकासी और लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। सितंबर 2024 तक बिहार में बैंकों के पास 5.27 लाख करोड़ रुपए जमा और 2.97 लाख करोड़ अग्रिम है। ऐसा मतलब नहीं बनता इधर, ठीक है। मिनिमम पॉइंट को देखेंगे बाकी इधर, हाँ 2023-24 में कुल कितना 16,07,709 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड कितना जारी किया गया है 16,07,709 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। बिहार में बैंक एनपीए मार्च 2023 में 9.3 से घटकर मार्च 2024 में 7 क्या हो गया है 5 हो गया है। एनपीए क्या है नॉन परफॉर्मेंस एसिड, बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है और जो ऋण लेने वाला है उस पर कोई भुगतान नहीं करता है बैंक को, तो 90 दिन के बाद जो एनपीए में चला जाता है, ठीक है। आगे है बिहार को नाबार्ड की वित्तीय सहायता, नाबार्ड को वित्तीय सहायता कितना तो 2019-20 में कितना था तो 2,992 करोड़ से बढ़कर के 2023-24 में 6,596 करोड़ हो गया है। तो नाबार्ड वित्तीय सहायता 2023-24 में 6,596 करोड़। आगे है मानव विकास क्षेत्रों के लिए जो है 36.4% अब बजट में योगदान दिया गया है, आवंटित किया गया है मानव विकास के लिए। बजट में जो है 36.4% आवंटित किया गया है। आगे देखते हैं वो मानव विकास में था सामाजिक क्षेत्र में जो व्यय जो है 5-6 और 2023-24 के बीच 13 गुना बढ़ गया है। 13 गुना बढ़ गया किसमें तो सामाजिक क्षेत्र के व्यय में 2005-6 क्योंकि पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया था 2005-6 का ही पेश किया था, 6 में किया था, किसने सुशील कुमार मोदी ने किया था, ठीक है। 2005-6 और 2023-24 प्रति व्यक्ति विकास व्यय कितना बढ़ा है तो 6.5% बताया है, बढ़ा कितना 6.5% बढ़ गया है प्रति व्यक्ति विकास दर। और स्वास्थ्य व्यय कितना बढ़ा है 2005-6 और 23-24 में तो 13 गुना बढ़ गया है। फिर है शिक्षा व्यय कितना गुना बढ़ गया है तो वो बढ़ गया है 10 गुना बढ़ गया है, यानी कि 2005-6 से 2023-24 के बीच में शिक्षा व्यय। आगे हम बात करते हैं टीएफआर, ठीक है। बिहार में टीएफआर 2015 में 4.2 और 2020 में 3.8 थी, जो कि भारत में क्रमशः 3.7 और 3.1 से अधिक है। आगे बात करते हैं जनसंख्या स्वास्थ्य केंद्र के बारे में, ठीक है। 2024 में बिहार में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 122 स्वास्थ्य केंद्र हैं। 10 लाख जनसंख्या पर 122 स्वास्थ्य केंद्र हैं, ठीक है।
आगे देखिए मेरे मेरे पॉइंट क्या है, उन्हीं पे फोकस करते हैं। एक है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का दूसरा चरण है, ठीक है। कौन सा है? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का दूसरा चरण। उद्देश्य उद्देश्य क्या है इसका? ओडीएफ प्रथाओं को बनाए रखना है। अब ये ओडीएफ क्या है? जो खुले में शौच मुक्त 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 जो बनाना है, उसी से संबंधित है, ठीक है, ओडीएफ। अब बात करते हैं शिक्षा पर व्यय, ठीक है। शिक्षा व्यय की बात करें हम तो 2018-19 में 23,618 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 43,224.34 करोड़ हो गया है, ठीक है। कितना हो गया है? 43,224.34, यानी कि 34 करोड़ हो गया है शिक्षा पर व्यय। 2021 में बिहार की जनसंख्या में युवा जो जिसका उम्र जो है 15 से 29 वर्ष की हिसाब कितना था? 28.8% थी, ठीक है। आगे हम बात करें, ठीक है, बिहार में बाल विकास व्यय, ठीक है। बिहार में बाल विकास व्यय 2016 और 2023 के बीच का सालाना कितना रहा है? वो रहा है 19.4% दर से बढ़कर बजट में 18% हो गया है। हाँ, मेन है यहाँ पर लिंगानुपात, ठीक है। चलिए, बिहार में लिंगानुपात 935 0 से 6 वर्ष और 923 0 से 14 वर्ष, 935 0 से 6 वर्ष, 923 0 से 14 वर्ष और 897 0 से 18 वर्ष, यह हमारा लिंगानुपात रह गया है, ठीक है। अब ये लिंगानुपात किस में है? तो किस मतलब लिंग का अनुपात मेल और फीमेल के बीच का होता है निर्धारण, ठीक है। चलिए, और कौन सा मेन पॉइंट आएगा इसमें वो देख लेते हैं। चलिए, हाँ, यहाँ देखते हैं। तो 2011 और 2013 के बीच बिहार में वन क्षेत्र जो है कितना में वृद्धि देखें हम तो 687 किलोमीटर स्क्वायर जो है बढ़ गया है। बिहार में वन क्षेत्र जो है बढ़ गया है। और कहा है बिहार में 2021 और 2023 के बीच कार्बन स्टॉक में 1570 टन की वृद्धि हुई है। कितना हो गया? 1570 टन की वृद्धि हो गया किसका? कार्बन स्टॉक में। अब बिहार का कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य क्या है? तो बिहार का कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य जो है वर्ष 2040 है। अब भारत कब तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा? तो लक्ष्य रखा है 2070 तक। वहीं रेलवे ने कार्बन न्यूट्रल होने का लक्ष्य जो रखा है 2030 तक। क्योंकि आप देख रहे होंगे जो बिहार के पटना में है, जो जेपी गंगा पथ जो बना है, ठीक है, उस पर जितने भी सोलर लाइट लगे हुए हैं, जितने भी स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, सब सौर ऊर्जा संचालित है। एक भी बिजली से उत्पादन नहीं है जो कोयला का उत्पादन किया गया हो, जल विद्युत से किसी भी माध्यम से नहीं किया गया। क्या है? सबके सब सौर ऊर्जा से संचालित होता है। उसी पर आप देख रहे होंगे कि एक समय था कि रेलवे स्टेशन पर जैसे ही आज के 10-15 साल पीछे जाए तो लाइन कटा था तो पूरा अंधेरा होता था और जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब रेलवे स्टेशन पर लाइन कटता है, आपको पता तक नहीं चलता। क्यों? क्योंकि सारा रेलवे स्टेशन जो है सोलर से चल रहा है, ठीक है, वहाँ पर सोलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे बजट, ठीक है। किसे बात करेंगे हम? अब बजट पर बात करेंगे, बिहार के बजट पर बात करेंगे हम। देखिए, संविधान में बजट नाम का कोई चर्चा किया नहीं गया है, ठीक है। बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। वहाँ पर क्या किया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण का चर्चा किया गया है। किस में किया है? वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि केंद्रीय बजट। पहले देखें, ठीक है, केंद्रीय बजट का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 112 है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा? वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, ठीक है। राज्य बजट के अनुसार बात करें हम तो आर्टिकल कितना है? 202 है। केंद्रीय बजट के लिए आर्टिकल कितना है? 212 है। राज्य बजट के लिए आर्टिकल कितना है? 202 है। संविधान में बजट का उल्लेख नहीं किया गया, जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है। वहाँ पर क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बिहार में 2008-9 से जेंडर बजट तैयार किया जा रहा है। 2008-9 से जेंडर बजट तैयार किया जा रहा है, ठीक है। मतलब महिला बजट अलग, पुरुष बजट अलग, ठीक है। क्योंकि
देश के आर्थिक विकास में महिलाओं का उतना ही योगदान है जितना पुरुष का होता है। वो अलग बात है कि हम लोग उनके योगदान को नहीं जोड़ते हैं। अगर उनकी आर्थिक क्रियाओं को जोड़े तो हमसे कहीं ज़्यादा कार्यरत जो महिलाएं होती है। ठीक है, एक पुरुष बाहर में काम करता है, उसका जीडीपी में योगदान होता है, लेकिन एक महिला घर के भीतर कार्य करती है। ठीक है, पुरुष 8 घंटा वर्क करता है, लेकिन महिलाएं 8 घंटा से कहीं ज़्यादा वर्क करती हैं। अगर उन वर्क का, जैसे कि एक वो महिलाएं हैं जो होटल में खाना बना रही है, ठीक है, जो उसे सैलरी मिल रहा है, उसका योगदान हम जीडीपी में करेंगे। लेकिन वो महिला जो घर में काम कर रही है, वही खाना ही बना रही है, लेकिन उसे हम क्या पेमेंट नहीं करते हैं, सैलरी नहीं देते हैं, तो उसका हम लोग योगदान जो है जीडीपी में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसी को नहीं जोड़ते हम लोग। तो यही एक महिला जो वर्क कर रही है, एक पुरुष वर्क कर रहा है, दोनों का जो अर्थव्यवस्था में योगदान होगा उसके अनुसार हम लोग जेंडर बजटिंग में भी इसका प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, और 2020-21 में ग्रीन बजट बिहार में 2020-21 में ग्रीन बजट तैयार किया जा रहा है। 2020-21 से 8-9 से जेंडर बजट का उपयोग किया जा रहा है, 20-21 से ग्रीन बजट का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 3 मार्च 2025 को बजट पेश किया है। किसने किया है? उप मुख्यमंत्री और साथ ही क्या हमारे वो वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने ही 3 मार्च को बिहार का बजट पेश किया है। बजट का आकार बात करें हम तो 25-26 था। बजट आखिर है क्या? तो आने वाले समय में कितना हमें खर्च करना है उसका ब्यौरा है। आखिर आपका एक घर है तो कोई आपके फादर या कोई गार्जियन जो कमाने वाले हैं वो भी एक बजट तैयार करते हैं कि कितना हम सैलरी मिलेगा, जो सैलरी मिल रहा है उसके अनुसार कितना खर्च करें हम, किन किन वस्तुओं को खर्च करें हम। ठीक है, ये वो घर का बजट होता है। उसी प्रकार देश का एक घर है, राज्य का एक अपना घर है, तो राज्य का अलग बजट होता है, देश का अलग बजट होता है, आपके घर का अलग बजट होता है। ठीक है, तो बजट का आकार की बात करें हम 2025-26 में तो कितना है? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण एक साल पीछे चलता है। आर्थिक सर्वेक्षण हमने देखा था 23-24, ठीक है, वो पीछे जा रहा था हमारा। ठीक है, लेकिन बजट जो है वो आने वाले भविष्य को देखते बनाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? हाँ, इतना हमने खर्च कर लिया, उसका ब्यौरा होता है। बजट क्या है? आने वाला भविष्य में क्या खर्च करना, किस पे निवेश करना है आपको, उसका ब्यौरा होता है। ठीक है, इसलिए बजट हमेशा जो है घाटे का भी प्रबंधन होता है। ठीक है, बजट का आकार जो है कितना है? तो 3,16,895.2 करोड़ रुपए है बजट का आकार है। कितना? 3,16,895.2 करोड़ है। यह राशि 2024-25 के बजट 2 करोड़ सॉरी गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, बजट जो है 3,16,895 करोड़ रुपए रहा 2025-26 पे। वहीं 2024-25 में जो बजट था 2,78,725.2 करोड़ रुपए था। उससे बढ़ करके कितना हो गया हमारा अब? तो हो गया 38। कितना बढ़ा है उससे? अगर हम 2024-25 और 25-26 की बात करें, दोनों के बीच में फ़र्क देखें कितना का है, तो 38,169.3 करोड़ का फ़र्क है। जो परसेंटेज में बात करें हम तो 13.69% की बढ़ोतरी हुई है। कितना हुआ है? 13.69% की बढ़ोतरी हुई है। 2025-26 के लिए अनुमानित जीएसडीपी पहले ही बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो जीएसडीपी कितना है? 10,97,264 करोड़ रुपए 2025-26 के लिए। कितना? 10,97,264 करोड़ रुपए। वहीं 2024-25 में की तुलना से कितना है? 22% अधिक है। 22% अधिक है। ठीक है, तो देखिए कुल बजट जो पेश किया गया है 2024-25 से कितना अधिक है? 2025-26 तो 13.69% अधिक है। वहीं जीएसडीपी की बात करें हम तो कितना अधिक है? तो 22% अधिक है। यहाँ कुछ ग्राफ दिया गया है, ठीक है, उसे देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा है कुल प्राप्तियाँ। ठीक है, कुल प्राप्तियाँ कितना बात किए थे अभी हम? तो किए थे 3,17,094.63 करोड़ रुपए कुल प्राप्तियाँ कितना था। ठीक है, अब बात करें राजस्व। एक होता है राजस्व प्राप्तियाँ, एक होता है पूंजीगत प्राप्तियाँ। क्या होता है? एक राजस्व प्राप्तियाँ, दूसरा पूंजीगत प्राप्तियाँ होता है। तो राजस्व प्राप्तियाँ में कुल जो है कितना है? 2,60,631 करोड़ रुपए। ठीक है, वहीं पूंजीगत प्राप्तियाँ में कितना है? 56,263.19 करोड़ रुपए। ठीक है,
राजस्व का, राज्य का स्वयं का राजस्व कितना है, तो राज्य का स्वयं का राजस्व की बात करें हम तो कितना है 67,740.5 करोड़। और केंद्र का राजस्व प्राप्तियां कितना है, वो है 1,93,090.87 करोड़। कितना, 1,97,090.87 करोड़। वही हम बात करते हैं राज्य का स्वयं का राजस्व के बारे में, तो एक कर राजस्व और गैर कर राजस्व। कितने प्रकार के कर है, तो 2 प्रकार के, गैर और कर राजस्व। तो कर राजस्व से प्राप्त होता है कितना, तो 59,520 करोड़ रुपए। और गैर कर राजस्व से प्राप्त होता है, उससे बात कर ले हम, तो ये 8,220 करोड़ रुपए। कर राजस्व कितना, तो 59,520 करोड़ रुपए। और गैर कर राजस्व थे 8,220 करोड़ 57 करोड़ रुपए। वहीं केंद्रीय करों की प्राप्ति बात करें हम, तो केंद्रीय कर राजस्व के हिस्सा और सहायता अनुदान, यहाँ 2 प्रकार का होता है। तो केंद्रीय कर का हिस्सा कितना है, तो 1,38,515.85 करोड़ रुपए। वहीं सहायता अनुदान कितना है, तो 54,575.02 करोड़ रुपए। तो ये था हमारा कुल प्राप्तियाँ, ठीक है, केंद्र का भी और राज्य का भी। अब बात करते हैं हम कुल व्यय के बारे में। किसमें बात करते हैं, कुल व्यय के बारे में। कुल व्यय जो है कितना है, तो 3,16,000 कितना, 3,16,895 करोड़ रुपए। वहीं राजस्व व्यय की बात करें और पूंजीगत व्यय के बारे में बात करें हम, तो राजस्व व्यय जो है 2,52,000.26 करोड़ रुपए, ठीक है। और पूंजीगत व्यय कितना है, तो 64,894.76 करोड़ रुपए, ठीक है। ये क्या है, कुल व्यय है हमारा। तो कुल व्यय कितना है, तो कुल व्यय हमारा हो गया 3,16,895 करोड़ रुपए। मान लेते हैं एवरेज पॉइंट को उठा करके। वहीं राजस्व की बात करें हम, तो 2,52,000। और पूंजीगत व्यय की बात करें हम, तो 65,894। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो अब हम यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि रेट जो दिखाया है, केंद्र का सहायता अनुदान दिखाया है, ठीक है। यहाँ 20% कितना है, केंद्र का सहायता अनुदान कितना है, तो 22.80%। और राजस्व का स्वयं का कर कितना है, तो यह है 20.90%। और फिर गैर राजस्व का दिखाया है कितना, तो गैर राजस्व दिखाया है 3.20%। और सबसे अधिक दिखाया कौन सा, तो केंद्रीय कर का हिस्सा दिखाया कितना, 53.10%, ठीक है। इसी में हम आगे बात करते हैं राजस्व व्यय, क्योंकि हमने देखा राजस्व व्यय देखा और पूंजीगत व्यय देखा, ठीक है। तो राजस्व व्यय वेतन इसका कितना है, 81,473 करोड़ रुपए वेतन है राजस्व व्यय क्या, कितना, तो 81,473 करोड़ रुपए वेतन है। पेंशन कितना है राजस्व व्यय का, तो 33,389 करोड़ रुपए। ब्याज कितना है, 23,013.14 करोड़ रुपए। ये है राजस्व व्यय से, ठीक है। अब पूंजीगत व्यय कितना है, तो पूंजीगत परिव्यय, सार्वजनिक ऋण और अग्रिम। चलिए पहले देखते हैं राजकोषीय संकेतक, यानी कि फिजिकल इंडिकेटर। राजस्व अधिशेष, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, राजकोषीय घाटा और बकाया सार्वजनिक ऋण। तो राजस्व व्यय अधिशेष की बात करें हम, तो 88,118 करोड़ जीएसडीपी पे है, ठीक है। कितना, तो 0.80। अब बात करें अगला पूंजीगत व्यय, तो ये केंद्र का पूंजीगत व्यय है और वो हमारा जीएसडीपी में दे दिया उधर। तो पूंजीगत व्यय कितना है, 64,894.76 करोड़। सॉरी, केंद्र का नहीं, ये राज्य का है, ठीक है। और जीएसडीपी में बात करें इसका कितना है, तो 20.48%। राजस्व की बात करें हम, 79%। राजस्व घाटा की बात करें हम, तो जीएसडीपी में 2.9% की घाटा हुआ है। बकाया की बात करें हम, बकाया सार्वजनिक ऋण में, तो जीएसडीपी में 32.25% है। कुल ऋण में कितना जीएसडीपी का, तो परसेंटेज है, क्योंकि ये डाटा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। जब भी पूछेगा वो परसेंटेज पूछेगा आपसे।
तो 27.04% है। आगे बात करें हम, मेन पॉइंट हमारा ये है अब, ठीक है। यहाँ से आप आवंटन से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, मेन क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा आपको, और ये डाटा आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये आपको अरेंज करने के लिए देगा, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, कथन में देगा, कारण में देगा, या वन लाइनर फैक्ट बना के दे देगा इसे, आप जैसे इसे याद करें। तो कहता है कि विभागवार आवंटन, ठीक है। तो शिक्षा पर व्यय कितना किया है, शिक्षा पर जो व्यय हुआ है कितना हुआ है, एक मिनट, शिक्षा पर जो व्यय हुआ है कितना हुआ है, वो हुआ है 60,964 करोड़ रुपए शिक्षा पर। स्वास्थ्य पर कितना हुआ है, तो 20,335 करोड़ रुपए। और ग्रामीण कार्य और सड़क निर्माण पर कितना हुआ है, तो वो हुआ है 17,908 करोड़ रुपए। यानी कि सबसे बेसी शिक्षा पे हुआ है, फिर हुआ है स्वास्थ्य पे हुआ है, फिर हुआ है ग्राम कार्य और सड़क निर्माण पे हुआ है, व्यय का आवंटन ये हुआ है। अब हम आगे बात करें तो यहाँ बात करता है फिर गृह विभाग पर कितना व्यय हुआ है, तो 17,831 करोड़ रुपए हुआ है। ग्रामीण विकास में बात करें हम तो हुआ है 16,093 करोड़ रुपए हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र में बात करें हम तो हुआ है 13,484 करोड़ रुपए हुआ है। और समाज कल्याण में बात करें तो 13,368 करोड़ रुपए। मेनली आपको ये 3 याद रखना है, कौन कौन से, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण एवं कार्य सड़क विभाग वाला, क्योंकि ये तो आप 3 ही याद करना है आपको। अब आते हैं हम, हमारा बजट और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों हुआ खत्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं योजना और सामाजिक कल्याण पहल पे। किस पे, योजना और सामाजिक कल्याण पहल पे बात करते हैं।